तो जय हिंद साथियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में वैदिक एज के टॉपिक को कवर करेंगे, जिसकी टाइमलाइन आप देखेंगे 1500 बीसीई से लेके 500 बीसी तक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आप टाइमलाइन देखेंगे वो 1900 से लेके 1800 बीसी तक रहेगी। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत हो रही है 1500 से, यानी आप बीच में देखेंगे कि 300 से 400 साल का गैप रहेगा। अब इस 300 से 400 साल के गैप में क्या होता है, आर्यंस आते हैं। बट व्हाट आर द आर्यंस? ये आर्यन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्यन? तो आप देखेंगे कि आर्यन शब्द का मतलब होता है, इसके एक मीनिंग नहीं, कई सारी मीनिंग्स है। कि इसका मीनिंग होता है या तो कंपेनियन, या फिर नोबल वन, या फिर टू कल्टिवेट। जिससे मोस्ट हाईली एक्सेप्टेड वाला जो है वो आकर द नोबल वन है। अब आर्य होता क्या है, और मतलब एक बार क्वेश्चन भी पूछा है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में कि आर्य होता क्या है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, बट ये एक लिंग्विस्टिक टर्म है। आपको एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि ये एक लिंग्विस्टिक टर्म है, या फिर एक टाइप की भाषा जो लोग बोलते हैं उनको रिफर करता है आपका ये टर्म। ओके, अब ये लिंग्विस्टिक टर्म का मतलब क्या हुआ? बेसिकली इंडो यूरोपियन ब्रांच, अब कहाँ पर हूँ तो फिर आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं जो इंडो यूरोपियन ब्रांच थी आपकी, इंडो यूरोपियन ब्रांच ऑफ लैंग्वेजेस, उसकी एक सब ब्रांच थी आपकी इंडो ईरानियन। और इंडो ईरानियन की भी एक सब ग्रुप है जिसका नाम है इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। इसमें आप देखेंगे कि संस्कृत जैसी भाषाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हिंदी हो गई, मराठी हो गई, बांग्ला हो गई, इवन संस्कृत हो गई। तो सारी की सारी ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये सब की सब आपको इंडो आर्यन सब ग्रुप की देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो कुछ ऐसी कहानी रहती है कि आर्यन क्या होता है और आर्य क्या होता है। बेसिकली आर्य एक लिंग्विस्टिक टर्म होता है, ना कि लोग, ना कि कोई रेस, ना कि कुछ। अगर आप देखेंगे कि 20वीं सदी में, आज से लगभग 100 साल पहले, 100 भी नहीं, लगभग 80 साल पहले, जब नाजी पार्टी एनएसडीएपी जब रूल करती थी, नाजी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, तो डॉइचलैंड में जब कहा जाए तो नाजीज रूल करते थे, उन लोगों ने एक आर्यन रेस का, एक प्योर रेस, ब्लू आइड, गोरा मैन, उस टाइप का एक अलग से सिचुएशन बनाई जिसको वो लोग कहते हैं आर्यन। हम लोग एक प्योर रेस नहीं, सुपीरियर रेस के हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने अपना एक अलग प्रोपेगेंडा चलाया आर्यन के नाम पे। इंडिया में भी आर्यन कम्युनिटी रहती है, आर्यन रेस रहती है, या फिर कहा जाए तो एक लिंग्विस्टिक ग्रुप रहता है। बट हम लोगों ने उसको एज अ रेस नहीं देखते हैं। एक्चुअली जो देखते हैं वो एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के नाम पे देखते हैं। तो जो नाजीज थे उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए उसको एक अलग तरीके से पोर्ट्रे किया कि ब्लू आइज हिप्नोटाइज करती है तेरी। जो ब्लू आइज है, ब्लू आइज का एक अलग प्रोपेगेंडा चलाया कि जो ब्लॉन्ड हेयर रहेंगे, जिनके येलो कलर के बाल रहेंगे, ब्राउन कलर के बाल रहेंगे, गोरे रहेंगे, वो सब होते हैं प्योर रेस के। और जो ऐसे नहीं है, यानी जो ज्यूज है, जो रोमीज है, अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग थे, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेजा जाता है और उनका प्रोसिक्यूशन होता है। तो आर्य शब्द का हिस्टोरिकली तो वैसे तो बहुत ज्यादा मिसयूज भी हुआ है, लेकिन हम लोगों के लिए वो एक लिंग्विस्टिक टर्म ही रहेगा। ओके, आई होप दैट्स क्लियर वंस एंड फॉर ऑल। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि इस 300-400 साल के पीरियड में ऐसे 1500 और 1900 के बीच में लगभग 400 साल का गैप था। अब इस 400 साल के गैप में होता क्या एक्चुअली? ऐसा क्या हो गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से एकदम से ट्रांजिशन करके वैदिक सिविलाइजेशन आ गई, एक और सिविलाइजेशन। लेट्स गो बैक टू द स्टोरी। हुआ क्या कि जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के कई सारे रीजंस हैं। उन्हीं में से एक मैंने लास्ट में एक छोटा सा दिखाया था साइड में यहाँ पे शायद, कि आर्यन इन्वेजन, जिसको मैंने कहा था कि आर्यन इन्वेजन बेसिकली कहा जाता है डिसरिगार्डेड है, उतनी ज्यादा हाईली एक्सेप्टेड थियरी नहीं है। पर अगर हम लोग आज के समय उसको देखें तो आर्यन इन्वेजन एक्चुअली हुआ भी नहीं था। उसकी मैं आपको यहाँ पे थियरीज बताऊंगा, लेकिन आर्यन इन्वेजन जो लोग कहते हैं हिस्टोरिकली आज से 100-200 साल पहले, जो पुराने ब्रिटिश हिस्टोरियंस और जो बाहर के हिस्टोरियंस है, नॉट इंडियन, नॉट इंडिजिनस, वो लोग कहते थे कि आर्यों ने इन्वेड किया, यूरोप से आए हुए लोग थे वो लोग, यूरोप या सेंट्रल एशिया से आए हुए, यूरेशिया वाले, रशिया, यूक्रेन और मेनलैंड यूरोप के बीच वाले रीजन से आए हुए लोग थे, जिनको उन लोगों ने आर्य कहा, और वो लोग आके इंडिया को सिविलाइज बनाते हैं। तो यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्ट्रक्शन का एक और कारण हो सकता है कि आर्यन इन्वेजन रहा हो। बट कहा जाए तो ये उतना एक्सेप्टेड नहीं था।
मैंने जैसा कि बताया कि नेचुरल कैलामिटीज को अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो आपको क्या मानना है, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से ही डिक्लाइन हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, बट कहा जाए तो हिस्टोरिकली इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। तो फिर आगे हम लोग की जैसे कहानी बढ़ती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि इस 300-400 साल के पीरियड में लगभग यूरेशिया वाले रीजन से कई सारे माइग्रेशन होने शुरू होते हैं इंडिया की तरफ, मेन लैंड इंडिया की तरफ। और जैसा कि मैं आपको पहले एक सारी थियोरी समझा देता हूँ, फिर एक्चुअली हम लोग क्या मानते हैं हिस्टोरिकली, हम हिस्टोरियंस क्या मानते हैं फिर मैं वो बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग की थियोरी। तो ये जो आर्यंस आए इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिप्लेस करने के लिए 400 साल के पीरियड में जो माइग्रेशन हुई वो कहाँ से, बट फ्रॉम वेयर। वेयर का अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग के पास ये मेनली 5 ये होती हैं थियोरीज, जिसपे बाकी वो सारे हिस्टोरियंस भी लिखे हुए हैं जिनके नाम थे। बाकी आप ये वाली जगहें देखेंगे। कुछ हिस्टोरियंस ने कहा हिस्टोरिकली कि ये वाले जो लोग आए हुए थे ये यूरोप से आए हुए थे, यूरोप या फिर जैसा कि मैंने बताया यूरेशिया वाले रीजन से, रशिया यूक्रेन और मेनलैंड यूरोप के बीच वाले रीजन से, यानी जो स्टेपीज वाला रीजन। उसमें आप देखेंगे कि आपके सर विलियम जोन्स जिन्होंने सबसे पहले आर्यन इन्वेजन की थियोरी दी थी 1784 में, ये उनका नाम है। फिर आ जाते हैं आपके शिरर, इन्होंने कहा था कि ये फ्रांस से आए हुए थे, इन्होंने ये भी कहा कि ये फ्रांस से आए हुए थे। पी नेरिंग भी है आपके इसमें और मॉर्गन साहब भी है। इन लोगों ने कहा कि यूरोप साइड से आर्य लोग आए हुए थे। फिर कुछ हिस्टोरियंस ने कहा कि नहीं, ये तो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे, जहाँ पे आज के समय में कजाकिस्तान वाला रीजन है, वहां से आए हुए थे। तो फिर अब बेसिकली इस वाली थियोरी का हम लोग बैकग्राउंड बता दें और इस वाली थियोरी का भी। इन्होंने ये कहा कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे कह रहे हैं कि ये लोग यूरोप से आए थे। जैसे आप देखें कि लैटिन भाषा में आप पाटर देखेंगे, माटर देखेंगे, वो फादर और मदर के लिए यूज होता है टर्मिनोलॉजी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फिर कई सारी बाकी भाषाओं में भी, लाइक जो मेसोपोटामिया है, अब जैसे मैंने आपको आगे चल के बताऊंगा, अगर आप उसको और ज्यादा डिटेल में देखें तो मुराते जैसे शब्द हैं और सूर्य जैसे शब्द हैं जिनका आपका संस्कृत में भी यूज होते हुए देखेंगे, साथ ही में मेसोपोटामिया में भी यूज होते हुए देखेंगे, कहा जाए तो मोर ऑफ वेस्ट में यूज होते हुए देखेंगे। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में कई सारे वर्ड्स का जो टर्मिनोलॉजीज है वो सिमिलर थी, इस वजह से कई सारे हिस्टोरियंस ने कहा नहीं नहीं, हो सकता है ये यूरोप से हो या फिर यूरोप से ये लोग आए हों, एक ग्रुप उधर साइड गया हो यूरोप साइड और एक ग्रुप इस साइड आया हो, इस वजह से कई सारी सिमिलैरिटीज आप लोग देखेंगे। सेंट्रल एशिया में इन लोगों ने भी लिंग्विस्टिक बेसिस का लिया रीजन। मैक्स मिलर और आप देखें कि मेयर हेस्फील्ड जैसे लोग जो हिस्टोरियंस है, उन्होंने आपका लिंग्विस्टिक बेसिस से अपनाया, बट एक अलग तरीके से। एविस्टा नाम की एक किताब है, उसमें लोगों ने कहा कि कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें आप एच, जो एच लिखा हुआ है अगर आप उसको एस से रिप्लेस करेंगे तो आपको संस्कृत का शब्द मिल जाएगा। जैसे एक जगह लिखा हुआ था हेप्ट हिंदू, मैंने क्या बताया, हेप्ट हिंदू। हाँ, मैंने क्या बताया अभी आपको, हेप्ट हिंदू, हेप्ट हिंदू। अगर आप यहाँ पे एच को हटा दें और यहाँ पे एस लगा दें तो ये बचाएगा सेप्ट या फिर सप्त, और यहाँ पे अगर आप ये हटा दें सिंधु, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियां, आप पंजाब में आज भी देखेंगे, ठीक है। तो जिसमें आप देखेंगे कि सरस्वती को भी इंक्लूड किया जाता है, घग्गर हाकरा को भी इंक्लूड किया जाता है। तो 7 नदियां, सप्त सिंधु, जिसमें आके इंडस आएगी, और पंजाब की जो पन कहाँ से आता है, जाब मतलब दोआब वाला रीजन, और पन मतलब 5, तो 5 नदियां प्लस सिंधु यानी इंडस और प्लस सरस्वती बन गया कि 7 नदियां। तो सप्त सिंधु, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पे भी एच है अगर आप उसको एस से रिप्लेस कर देंगे तो आपको एक, जैसे अगर एच में आपका एक ईरानियन भाषा का शब्द है, अगर आप उसको एफ से रिप्लेस करेंगे तो आपका वो बन जाएगा संस्कृत भाषा का शब्द। संस्कृत भाषा का अगर नहीं भी बनेगा तो उससे एक सिमिलर शब्द बनेगा। और ये वाली थियोरी आपकी प्रपोज की थी, मैक्स मिलर हो गए और वैसे मेयर हेस्फील्ड हो गए। इन लोगों ने सेंट्रल एशिया की बात की और इन लोगों ने भी लिंग्विस्टिक बेसिस का आप देखेंगे कि इन लोगों ने भी उसी का सहारा लिया। उसके आगे अगर आप देखेंगे कि कई सारे हिस्टोरियंस हैं, बेसिकली मैं ये जो काले रंग से लिखे हुए मेन थियोरीज हैं, ये बाकी सारी वो थियोरीज हैं जो कि कॉमनली नोन है, आप कहा जाए तो फिर मोस्ट कॉमनली अंडरस्टूड है या फिर मानी जाती है। तो कई सारे हिस्टोरियंस ने, इंडियन हिस्टोरियंस स्पेशली, उन्होंने कहा कि जो आर्यंस का ओरिजिन है वो तो इंडिजिनस है, वो कहीं बाहर से थोड़े आए थे। आप कहेंगे कि अरे यार हिस्टोरिकली तो हम लोगों ने यही पढ़ा है, क्योंकि किताबें जो लिखी हैं हम लोगों के, किताबों जो
जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं हम लोगों की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक जो लिखी है स्कूल की, वो सब तो बाहर के हिस्टोरियंस ने लिखी है ना, जिन लोगों ने कहा कि आर्यंस तो यहाँ के थे ही नहीं, मतलब बाहर से आए तब लोगों ने लोकल लोगों को ज्ञान दिया, इस तरह से उन लोगों ने यूरोपियन सुपीरियोरिटी की बात की। बट जब बात आई इंडिया की तो उन लोगों ने, अब जैसे जो डॉक्टर संपूर्णानंद हो गए, एसी दास हो गए, जी झा हो गए, एल डी काला हो गए, बी देसा हो गए, आर बी पांडे हो गए, ऐसे हिस्टोरियंस जो बेसिकली इंडियन हिस्टोरियंस है, इन लोगों ने ये कहा कि आर्यंस कहीं से नहीं आए थे, बल्कि वो भारत के इंडिजिनस लोग ही थे। कैसे? जैसे इन्होंने भी यही कहा कि अगर संस्कृत भाषा का अगर आप लेते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि संस्कृत भाषा यानी जो ओरिजिनल आर्यंस थे वो यहीं से रहे हो और यहाँ से बाकी सब इमिग्रेशन हुए हो, माइग्रेशन हुए, कई सारे यूरोप गए, सेंट्रल एशिया गए, आंध्र नोवो कल्चर गए, कई सारे आप देखें कि वेस्ट में मेसोपोटामिया साइड गए, ईरान साइड गए, ऐसा नहीं हो सकता क्या? तो बाकी हिस्टोरियन से कहा यार बात तो सही है। तो बेसिकली आप देखिए कि ये जो मेन थियरीज हैं यूरोप, सेंट्रल एशिया और इंडिया के इंडिजिनस ओरिजिन की, ये मेन थियरीज अभी तक चलती आई हैं। और आपको हिस्टोरियंस इनके मेन ये तो 3 थियरीज के हिस्टोरियंस याद रखने की जरूरत है, बाकी के तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, इजीली याद हो जाएंगे क्योंकि इंडियन है। आगे जो मैंने रेड कलर से लिखे हुए हैं इसको याद रखिएगा कि इसको याद नहीं रखना है, ये याद रखिए कि इसको याद नहीं रखना है। ओके, तो बेसिकली ये वो थियरीज है जिसको आज के समय उतना ज्यादा नहीं माना जाता है और कार्य तो फिर बहुत ही ज्यादा क्वाइट वियर्ड है। तो एक तो पहले हो गई आपकी आर्कटिक थियरी और दूसरी हो गई आपकी तिब्बत थियरी। आर्कटिक थियरी में बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा, तिलक साहब ने ये कहा कि वेदों में एक ऐसी जगह का मेंशन है जहाँ पे 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है, और ऐसी जगह तो आपके आर्कटिक ही रह सकते हैं और पोल्स ही रह सकते हैं, नॉर्थ पोल। तो हालांकि ये थियरी समवॉट रिलायबल भी है, लेकिन हम लोग इस पर रिप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ये तो केवल एक पॉइंट को लेकर हम लोगों ने पूरी थियरी बना दी, लेकिन बाकी जो सप्त सिंधु है, बाकी जो लोकल नदियों के नाम है, उसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो लोग इंडिजिनस ही रहे होंगे और इंडिया से ही रहे होंगे। फिर आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आपकी थियरी प्रपोज की थी तिब्बतियन थियरी की, तिब्बत से आए हुए थे, लेकिन ये भी थोड़ी सी इट्स क्वाइट एपिसोड बिकॉज तिब्बत और भारत के बीच में हिमालय, और अगर किसी को भी आना है तो उसको पहले सेंट्रल एशिया जाना पड़ेगा और फिर इंडिया आना पड़ेगा, और इससे भी हम लोग की समवॉट थियरी प्रूव हो रही है, सेंट्रल एशियन थियरी जो आपकी ये मैक्स वेलर वाली। तो कुछ ना कुछ तरीके से आपकी ये सारी की सारी थियरीज बनती हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सी सबसे ज्यादा हाईली रिलायबल है, वो मतलब कहा जाए तो थियरी नंबर 1 यूरोपियन थियरी, और तीसरी थियरी थियरी नंबर 3 इंडियन थियरी। ये 3 थियरीज आपकी मोस्ट रिलायबल है और आप आगे भी देखेंगे आज के समय भी अलग अलग हिस्टोरियंस हैं, अलग अलग कहा जाए तो फिर राइट विंग और लेफ्ट विंग पे लोग हैं, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं, जो आज के समय भी लड़ रहे हैं कि एक्चुअली हिस्ट्री क्या है हमारी। तो हालांकि आर्यन इन्वेजन थियरी तो आज के समय में डिस्प्रूव हो गई है, और एनाटोलियन इंस्क्रिप्शन से हम लोग को देखते हैं 1700 से मतलब 1900 से लेकर 1700 बीसी तक हम लोगों को एनाटोलियन टर्की में वेस्टर्न टर्की में आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिलेंगे और वहाँ पे इंद्र जैसे एक व्यक्ति की बात की जाए जिसने इन्वेट किया, लेकिन आर्यन इन्वेजन थियरी इज नॉट वेरी मच रिलायबल। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि थियरी नंबर 1 और थियरी नंबर 3 हम लोगों की सबसे ज्यादा रिलायबल होगी। आर्यन इन्वेजन मतलब कहा जाए तो आर्यन कहाँ से आए, बट फ्रॉम वेयर, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अब इस पार्ट में हम लोगों ने देखा, इस पार्ट ऑफ द लेक्चर में, कि किस तरीके से आपकी आर्यन इन्वेजन थियरी, और आर्य कौन थे, क्या है इसका मीनिंग, कंपेनियन, द नोबल वन, टू कल्टिवेट, ये वाले शब्दों से आपका आर्य मतलब आर्य शब्द आया है संस्कृत में। और भी हम लोगों ने कई सारे आर्यन इन्वेजन थियरी देखी, या फिर आर्यन कहाँ से आए, इन्वेजन तो मेरे मुंह से बार बार निकल जा रहा है, लेकिन जब भी मैं आर्यन इन्वेजन थियरी कह रहा हूँ आज समझ आए जो आर्यन माइग्रेशन हुआ, तो आर्यन इमिग्रेशन जो हुआ आपका वो कहाँ से हुआ, यूरोप से हुआ, सेंट्रल एशिया, इंडिया, आर्कटिक, तिब्बत। आर्कटिक तिब्बत को साइड में रख दीजिए, सेंट्रल एशिया को भी समवॉट कंसीडर करिए, लेकिन इसको सेकंड नंबर पे रख, थर्ड नंबर पे रखिए, और इंडियन और यूरोपियन थियरी को सबसे ज्यादा मानिए, मैं तो यही कहूंगा। और इसको दिमाग में रखिए क्या क्या हिस्टोरियंस है, किन किन लोगों ने बात की। सबसे पहले आर्यन इन्वेजन थियरी किसने प्रपोज की, सर विलियम जोन्स ने। सारी फैक्चुअल चीजें याद रखें, आगे जाके आपको हेल्प करेंगी। तो आज के हम लोगों ने पहले पार्ट ऑफ द लेक्चर में, जो हम लोग का आगे वाला पार्ट होगा, जिसमें हम लोग ऋग्वेदिक कल्चर को देखेंगे और ऋग्वेद का किस तरीके से आपकी सोसाइटी चलती है, उन सब चीजों को देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो साथियों अब हम लोग आगे चलेंगे अपने अर्ली वैदिक एज में, जिसकी टाइमलाइन आप देखेंगे 1500 जहां से वैदिक एज एक्चुअली शुरू होती है से लेके
1000 BC यानी 500 साल आप देखेंगे कि वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज बेसिकली रहेगा, और कहा जाए तो फिर चलता रहेगा। देखते हैं कि क्या होता है अर्ली वैदिक एज, और हम लोगों ने अर्ली कैसे डिफाइन किया, क्या है मतलब अर्ली, क्यों है अर्ली, अर्ली कहा ही क्यों हम लोगों ने। उसके बाद अर्ली वैदिक एज में होता क्या है, कैसी सिचुएशन थी, सोसाइटी कैसी थी, बाकी हम लोग इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट ऑफ द लेक्चर में मेनली फोकस करेंगे उसकी सोसाइटी पे और किस तरीके से उसका समाज चलता है अर्ली वैदिक एज का। तो चलिए बिना किसी देर के पढ़ना शुरू करते हैं। अर्ली वैदिक एज को हम लोग डिफाइन करते हैं बेसिकली ऋग्वेद से। अब आप लोग कहेंगे कि ऋग्वेद, अब आई होप आपको इतना तो बेसिक नॉलेज होगा ही अपने हिंदू धर्म के बारे में कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद होते हैं। चारों में से सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, या फिर कहा जाए तो पहले जो आपका सबसे ज्यादा कहा जाए तो फिर ओल्डेस्ट सर्वाइविंग आपका है, अगर कोई मेमोयर है, कोई प्रूफ है कि ऋग्वेद का, तो आपका 11th सेंचुरी के आसपास का है। क्योंकि अब लोग कहेंगे कि अगर मिल ही आपको रहा है 11th सेंचुरी से, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये 1-2 हजार साल पुराना है, या फिर कहा जाए तो इस हिसाब से तो आप लगभग 3000 साल पुराना है, कैसे कह सकते हो आप। रुके, मेन जो होता था अर्ली वैदिक एज में, जो ट्रेडिशंस होते थे वो श्रुतियों के हिसाब से चलते थे। श्रुति मतलब आपके ओरल ट्रेडिशंस, यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि जैसे जो स्टोरीज हैं उसमें मैंने आपको बताना शुरू किया, तो ऋग्वेद के अनुसार आपकी जो स्टोरीज हैं उनको याद किया जाता था, लिखा नहीं जाता था। अगला जो आपका वेद आता है सामवेद, सामवेद में आप यही देखेंगे कि उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते हैं ताकि उसको थोड़ा सा ज्यादा इजी रहे, क्योंकि कई सारा पार्ट उसमें ऋग्वेद से लिया गया है, ताकि थोड़ा सा पोएटिक फॉर्म में हो और थोड़ा सा समवॉट इजी हो जाए बोलना, उसको प्रोनाउंसिएट करना, ऋग्वेद के जितने भी श्रुतियां हैं उनको अच्छे से याद रखना, अच्छे से पोएटिक वे में बोलना। तो सामवेद में वो बहुत अच्छे से मदद करता है। लेकिन ऋग्वेद में आपका मेन श्रुतियों से, ताकि जो मुंह से बोल रहे हैं उसको याद किया जाए, और वही आपका कहा जाए तो ओरल ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन बेसिकली। तो ऋग्वेद आपकी कहानी चलती है, और ऋग्वेद का जो पूरा एज है कि जिस समय वो लिखा गया, या फिर जब उसके कंटेम्पररी में जो आपके समाज चल रहा था और आपकी किस तरह की सोसाइटी चल रही थी, उसको हम लोग अर्ली वैदिक एज कहेंगे। अर्ली वैदिक एज में आपने एक ना एक चीज तो सुनी होगी कि इसमें वर्ण व्यवस्था नहीं थी, उसको अभी हम लोग देखते हैं आगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि ऋग्वेद की जो सोसाइटी थी, यानी अर्ली वैदिक सोसाइटी, जो स्टार्टिंग के 500 साल थे, 1500 BC से लेके बिफोर कॉमन एरा से लेके 1000 बिफोर कॉमन एरा तक, इसके बीच के 500 साल में कैसी आपकी हायरार्की रहेगी सोसाइटी में। सबसे लोएस्ट लेवल पे आपका रहेगा, सबसे नीचे लेवल पे जहां से आपकी सोसाइटी का स्टार्ट होगी, वो होगा आपका कुल, यानी आपकी फैमिली। नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा एक बड़े लेवल पे लेंगे, जिसमें कई सारे कुल आएंगे, कई सारी फैमिलीज आएंगी, वो होगा आपका ग्राम, यानी आपकी कई सारी विलेजेस। अब कई सारे विलेजेस को मिला के आपका बनेगा एक विश्व। विश्व मतलब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब जैसे आज के समय में तो डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, कई सारे ब्लॉक्स, ब्लॉक्स प्लस उसके ब्लॉक्स के अंदर जो गांव होते हैं, अलग अलग तहसील, सारे के सारे ब्लॉक्स को, तहसीलों को मिला के आपका बनता है डिस्ट्रिक्ट। तो सेम वे अगर आप देखेंगे कई सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के आपका बनेगा एक जन, या फिर एक प्रदेश, या फिर एक राष्ट्र, क्योंकि उस समय तो एक अलग देश ही होता था, एक अलग किंगडम होता था। एक जन का, जन से आपको एक चीज समझ आएगी, जन, जन का जो किंग होगा यानी जो राजा, तो राजन, तो राजन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हेड होगा जन का, यानी कहा जाए तो एक राज्य का हेड होगा राजन, प्लस उसकी वाइफ कौन होगी, जो क्वीन होगी वो होगी महिषी। अब आपको लोग कहेंगे कि अरे यार फिर से वहीं पे राजा रानी पे कहानी आ गई, मोनार्कियल सोसाइटी रहेगी, राजा के बेटा ही राजा बनेगा, नहीं, यहाँ पे इट्स क्वाइट डिफरेंट। ऋग वैदिक सोसाइटी में, अर्ली वैदिक सोसाइटी में जो राजन होता था यानी जो किंग होता था वो इलेक्टेड होता था। अब आप कहेंगे किंग इलेक्टेड होता, व्हाट, व्हाट द हेल, किंग कैसे इलेक्टेड होता था, कौन इलेक्ट करता था, जो सभाएं और समितियां होती थी, जो असेंबलीज होती थी, वो इलेक्ट करती थी, समझे। यानी जो सोसाइटी के जो पावरफुल लोग होते थे, उन लोग की जो सोसाइटी बैठती थी, वो लोग अलग अलग राजनों को अपॉइंट करती थी, इलेक्ट करती थी। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ नेशन। आज से 3000 साल पहले ही डेमोक्रेसी टाइप की चीज चल रही थी। हालांकि आप देखेंगे कि इसमें समवट डेमोक्रेटिक है नहीं, बिकॉज इसमें नॉर्मल कॉमन जनता की बात नहीं कर रहे, इसमें जो थोड़े से एलीट लोग हैं उनकी बात चल रही है, ऑटोक्रेसी टाइप की सिचुएशन, ओलिगार्की मोर ऑफ कहा जाए। लेकिन तब भी आप देखेंगे कि इलेक्शन तो हो रहे, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है CPC, वहां पे इलेक्शन तो हो रहा है ना, चाहे उसको जितना कहे दे कि वो डिक्टेटरशिप है, लेकिन तब भी
वहां पे एक असेंबली बैठती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, जो इलेक्ट करती है एक लीडर को। तो सेम भी आप यहाँ पे देखेंगे कि एक असेंबली बैठेगी जो इलेक्ट करेगी, बट ये उतना ज्यादा डिक्टेटोरियल नहीं रहेगा, इतना ज्यादा हेरिडिटरी नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा राजा कल्याण की भी बात करेगा, जैसा चाइना में नहीं होता, बिलीव इट और नॉट, नहीं होता है एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं। राजन को ही गौपति या फिर गोप के नाम से भी जाना जाता था, गोप या फिर गोपति। गोपति राष्ट्रपति मतलब क्या हुआ, पति मतलब प्रोटेक्टर, तो इसी तरीके से गो, गो क्या समझ रहे हैं, गौ, तो प्रोटेक्टर ऑफ द गौ या फिर प्रोटेक्टर ऑफ द कैटल। बिकॉज आप देखेंगे कि अर्ली वैदिक सोसाइटी में भी या फिर कहा जाए तो मोर ऑफ पूरी वैदिक सोसाइटी में ही एनिमल सैक्रिफाइसेस जो होते थे और मीट ईटिंग जो होती थी वहां को देखने को मिलेगी। जो कॉमनली टेंडेंसीज बनी हुई कि अरे मीट तो नहीं खाते थे, लेकिन उस समय खाते थे, उस समय मीट ईटिंग अलाउड थी। बट गौ को छोड़ के, क्योंकि हम लोग गौ माता को अपने माता मानते थे, माता स्वरूप मानते थे, माता के समान मानते थे, गौ माता को छोड़ के बाकी सारे एनिमल्स के जिनको कहा जाता था डोमेस्टिकेट किया जाता था फॉर फूड और डेयरी जो भी आप कहें, तो फूड के लिए जो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था या फिर शिकार किया जाता था, उसमें गौ माता को छोड़ के बाकी सारे एनिमल्स का सैक्रिफाइसेस भी होता था और उनको मीट ईटिंग भी होती थी, देखने को मिलेगी। वैसे आप देखें कि ये तो हो गई हम लोग की सोसाइटी की हायरार्की। अब आते हैं मेन सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी का जो आप टेंडेंसी देखेंगे, जो नेचर देखेंगे, वो आपका मेनली रहेगा क्लैन या फिर ट्राइबल बेस्ड। ट्राइब मतलब थोड़ा सा इसमें जो गॉड्स भी रहेंगे आपके, जो भगवान रहेंगे अर्ली वैदिक सोसाइटी में, वो थोड़ा सा प्रिमिटिव एनिमिज्म में रहेगा कि जानवरों को मारना या फिर स्काई को मारना या फिर लैंड को, अग्नि को मारना, वायु को मारना। तो ये सब जो प्रिमिटिव गॉड्स थे, प्रिमिटिव एनिमिज्म बेसिकली कह सकते हैं, ये थोड़ा सा ट्राइब बेस्ड। और इसमें भी आप देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। राजा हो गया, चाहे आर्टिजन हो गए, कॉमन लोग हो गए, चाहे यही लोग हो गए सभापति वगैरह, सभा के जो लोग होते थे, समिति इसके, और जो भी आप कहें जन वगैरह के हो गए, जितने भी लोग होते थे ये सारे के सारे एक ही क्लास से आते थे, बराबर के लोग थे। ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ तुम शूद्र हो, नहीं, ये सब लोग एक क्लान से आते थे। तभी आप देखोगे कि कई सारे लोगों ने इसको अर्ली वैदिक सोसाइटी को या फिर अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी थी उसको एज एन इगैलिटेरियन सोसाइटी का, इगैलिटेरियन मतलब इक्वल सोसाइटी। बट मैं कहा जाए तो फिर मैं नहीं, कई सारे और हिस्टोरियंस भी, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस और सबाल्टर्न हिस्टोरियंस भी कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं कि टोटली इगैलिटेरियन थी, बिकॉज एक आइडियल सोसाइटी ही टोटली इगैलिटेरियन हो सकती है और कोई ऐसी नॉर्मल सोसाइटी इगैलिटेरियन, कंप्लीटली इगैलिटेरियन कभी नहीं हो सकती। इसमें भी आप देखेंगे कि दास और दासियों, मैंने यहीं कहीं लिखा हो, हाँ, तो जो नॉन वैदिक लोग होते थे जिसमें दास और दासी हो गए आपके, जिनको अव्रत या फिर अक्रवत के नाम से भी जाना जाता है, अक्रतु और अव्रत और दास या दास्यु, जो आर्य नहीं थे या फिर नॉन वैदिक लोग थे, उनका तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही था। और आप देखिए कि कई सारे टेक्स्ट में, जैसे कई लाइक अगर कोई राजा युद्ध हार गया तो एज अ गिफ्ट उसने 50 महिलाओं को दे दिया। तो हम लोग कुछ कह सकते हैं कि जो दास दासी और सम वॉट वुमेन का भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट वहीं पे अगर आप वुमेन की कंडीशन को भी देखेंगे तो इसमें सती नाम की कोई चीज नहीं थी, पर्दा नाम की कोई चीज नहीं थी, चाइल्ड मैरिज नाम की भी चीज नहीं थी। तो थोड़ा सा कहा जाए तो इट्स क्वाइट वियर्ड, बट इट इज व्हाट इट इज। यहाँ पे आपका जो नॉर्मल आज के समय में जो वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन माना जाता है वो नहीं हो रहा था, बट साथ ही साथ इक्वालिटी मिल रही थी। यानी इन लोगों ने इनको सभा समितियों का मेंबर, मतलब मेंबर तो नहीं, लेकिन इनको अटेंड करने का मौका मिल रहा था, एज मेंबर्स अटेंड करने का मौका मिल रहा था। साथ ही में इनका उपनयन संस्कार भी होता था, साथ ही साथ इनको ऋग्वेद के हाइम्स को बनाने के लिए, राइट करने के लिए, लिखने के लिए भी ये काम आते थे और ये करते थे। और इवन जैसे 16-17 साल की एज में जो मैरिज होती थी उस समय में भी इनको जो अपना लाइफ पार्टनर, जो अपना हस्बैंड होता था, वो चूज करने का मौका मिलता था। तो एक साइड में जब आपके वेमेन की डार्क साइड भी दिख रही है, वहां पे एक बहुत अच्छी साइड भी है। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे कि पेट्रिलिनियल सोसाइटी थी, फादर के सरनेम चलते थे, साथ ही में अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है, यानी विडो रीमैरिज भी होती थी। लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, विडो रीमैरिज वाज आल्सो अलाउड, इट वाज नॉट अ टैबू। विडो रीमैरिज होती थी। अगर एक महिला है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उस हस्बैंड के छोटे भाई की से शादी करना अलाउड होता था। तो जहां पे आपको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दिख रही है, वहां पे थोड़ा सा आपको डिक्टेटोरियल कंडीशन भी देखने को मिलेगी वेमेन के लिए। साथ ही में अगर आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया वर्ण व्यवस्था, तो ऑक्यूपेशन जो होता था वो बर्थ के बेस पे था ही नहीं।
आपको अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम लोग उसमें वैदिक सोसाइटी पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग लेटर वैदिक सोसाइटी, उसकी इकोनॉमी, उसका रिलीजन और साथ ही साथ जो वैदिक लिटरेचर हम लोग उसको कवर करेंगे। इस वाले लेक्चर में हम लोग केवल अर्ली वैदिक एज को देख रहे हैं, वैदिक एज का इंट्रोडक्शन और अर्ली वैदिक एज हम लोग वो अभी देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग को कुछ टॉपिक्स कवर करते हुए चलना है, जैसे वर्ण व्यवस्था। जो ऑक्यूपेशन होता था वो बर्थ के बेसिस पे नहीं होता, बल्कि लेटर वैदिक एज में आप जाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा रिजिडिटी होती जाएगी कि अगर मैं शूद्र हूँ तो मेरे पिताजी भी शूद्र होंगे और मेरे जो आगे आने वाली जनरेशन होगी वो भी शूद्र होंगी। पर अगर मैं वैश्य हूँ, मेरे पिताजी वैश्य हैं, तो फिर मेरे आगे आने वाली जनरेशन भी वैश्य होंगी। बट यहाँ पे अगर अर्ली वैदिक सोसाइटी में अगर मैं एक आर्टिजन हूँ, अगर मैं एक व्यापारी हूँ, तो जरूरी नहीं कि मेरे पिताजी भी व्यापारी रहे हों। जैसे एक जगह पे आपको एक वर्स दिखता है मतलब ऋग्वेद का, जिसमें आई एम अ पोएट, माई फादर इज अ फिजिशियन एंड मेरी जो मदर है वो चक्की पे ग्रेन्स को पीसती हैं। और हम लोग एक गाय की तरह, जो भी हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोग वो ऑक्यूपेशन फॉलो करते हैं। एक ऋग्वेद का वर्स है, मैं कवि हूँ, यानी मैं एक ब्राह्मण का काम कर रहा हूँ, मेरे पिताजी एक फिजिशियन, एक डॉक्टर का काम कर रहे हैं, पर मेरी जो मदर है वो सर्विस दे रही है। वो क्या कर रही है, वो ग्रेन्स को पीस रही है। तो कहना नहीं चाहिए, बट जो उस समय सर्व करने वाला जो होता था, सर्वेंट का जो काम होता था, जो शूद्र कम्युनिटी का होता था, शूद्र वर्ण का। तो जरूरी नहीं है कि आपका अगर कुछ आपका एक वर्ण है तो आपके आगे आने वाली जनरेशन का भी वर्ण हो। आपका अगर जो ऑक्यूपेशन है आप उस हिसाब से अपना वर्ण डिसाइड कर सकते हो। इट वॉज नॉट रिजिड, इट वॉज नॉट हेरिडिटरी। बट आगे आने वाली जनरेशन ने इसको बहुत बड़ा कूड़ा बना के रख दिया कि इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। और दुख की बात यह है कि आज के समय भी वो चीज चलती आई है कि मेरे फादर अगर शूद्र हैं तो आगे आने वाली जनरेशन भी शूद्र ही रहेंगी। दैट इज व्हाट इट इज। हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते अभी के लिए, लेकिन तो इक्वालिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए, इक्वालिटी को अचीव करने के लिए, जैसे कि हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 17 है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पर कितना फॉलो हो रहा है, कितना जमीन पे लागू हो रहा है, वो हम सब जानते हैं। अनटचेबिलिटी आज भी फॉलो हो रही है अलग अलग पार्ट्स में। कई जगहों पे तो जो दलित्स होते हैं उनको अपने घोड़े पे भी चढ़ने के लिए बात नहीं कर पाते अपनी शादी पे। तो हालांकि आज के समय में जो एगैलिटेरियन सोसाइटी है उसका कॉन्सेप्ट तो बहुत दूर दिखता है। अभी पास में हम लोग बहुत दूर है एगैलिटेरियन सोसाइटी से। इस वाले टाइम में एगैलिटेरियन थी, बट नॉट टोटल एगैलिटेरियन। जैसे मैंने बताया कि वेमेन की कंडीशन और थोड़े से आपके नॉन वेदिक एज, जो नॉन वेदिक पीपल थे, जो लोग उनके गॉड्स में, उनके सैक्रिफाइसेस में वेदिक एज के लोगों में बिलीव नहीं करते थे, उनको दास और दासी मानते थे, उनको सर्वेंट्स मानते थे, उनको शूद्र मानते थे, या फिर कहा जाए तो शूद्र से भी गिरा हुआ उनको माना जाता था। समझे, सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता था। इसी तरीके से आपका जो वर्ण व्यवस्था होती थी, ये भी आपका बर्थ पे नहीं होती थी, और इसमें तो 4 वर्ण भी नहीं थे। अब मैं अगर आपको ऋग्वेद पे बताऊं, ऋग्वेद में पहला मंडल और 10वां मंडल, उसमें कई सारे मंडल में डिवाइडेड है। तो जो पहला मंडल और जो 10वां मंडल है, स्टार्टिंग और लास्ट का, वो दोनों के दोनों लास्ट में ऐड किए गए। मतलब कहा जाता है लेटर पार्ट होता अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज का यानी लगभग 1000 बीसी के आसपास में आपका ऐड किया जाएगा 10वां मंडल, जिसमें मैंने यहाँ के लिखा भी होगा, हाँ, पुरुष सुक्त नाम की एक चीज ऐड की गई, जिसमें बात की जा रही किसकी, उसमें बात की जा रही 4 वर्णों की। उससे पहले क्या वर्ण होते थे आप लिख लीजिएगा। सबसे ऊपर आते थे आपके वॉरियर अर्ली वैदिक एज में, तब जब तक चतुर्वर्ण सिस्टम नहीं था, वॉरियर्स, फिर प्रीस्ट आते थे आपके, और प्रीस्ट के बाद आते थे आपके कॉमन लोग या फिर मैंगो पीपल, कॉमन पीपल। ठीक है, तो सबसे ऊपर वॉरियर्स आते थे, फिर आते थे आपके प्रीस्ट, और फिर आते थे आपकी कॉमन जनता। समझे, तो उस समय चतुर्वर्ण सिस्टम नहीं था। बट जो लेटर वैदिक मतलब अर्ली वैदिक एज का लेटर वैदिक वाला पार्ट आएगा, लेटर अर्ली वैदिक एज, इसमें आपका 10वें मंडल में ऋग्वेद के पुरुष सुक्त ऐड किया जाएगा, उसमें चतुर्वर्ण का मेंशन होगा। पर इस टाइम भी वो हेरिडिटरी नहीं था, वो आगे ऑक्यूपेशन बेस्ड था। तो फिर आप इस तरीके से देखेंगे कि जो आपका वो तो चलता आएगा, इस तरीके से आप देखेंगे कि जनरेशन बाय जनरेशन हेरिडिटरी नहीं था। उसको लोगों ने आगे चल के लेटर वैदिक एज में, जब आगे के बाकी सारे वेद लिखे गए, आगे के 3 वेद, उस समय आके हेरिडिटरी बना दिया गया। एंड दैट्स अ वेरी पॉइंट ऑफ इट। तो कुछ इस तरीके से आपकी सोसाइटी रहेगी। और लास्ट का मैं पार्ट कवर करता हूँ। जैसे मैंने ये वाला आपको बता ही दिया कि नॉट टोटली इगैलिटेरियन थी। वैदिक एज मतलब वैदिक लोगों को तो अच्छा माना ही जाता था, आर्य, और नॉन वैदिक एज को दास दासी माना जाता था। विमेन का भी ट्रीटमेंट अच्छा भी था, नहीं भी था, अगर आज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं।
युद्ध की बात की जाए, वॉर्स की बात की जाए, तो ये लोग वैदिक लोगों से भी लड़ते थे, मतलब नॉन वैदिक से भी लड़ते थे, नॉन आर्यन जो लोग थे, और आर्यन से भी लड़ते थे, जिन जैसे आप देखें कि 10 राजन युद्ध, जिसमें 10 राजाओं ने युद्ध लड़ा, पुरु और भरत एक साइड पे थे और बाकी सारे राजा दूसरी तरफ थे। तो आई होप आपको अब समझ में आ गई होगी कि ये लोग केवल नॉन आर्यन से युद्ध नहीं लड़ते थे, ये लोग आर्यन से भी लड़ते थे, आपस में भी लड़ते थे, बाकी सारे राजाओं से भी लड़ते थे। तो आई होप आगे चल के आपको ये वाली कहानी समझ में आ गई है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में, जैसे अब मैं ये फाइनल सीन में आपको ये वाला कवर कराना भूल गया, आप बस लिख लीजिए साइड में, तो छोटी सी चीज है, बस लिखना ही है। पुरोहित जो होते थे इंपॉर्टेंट पार्ट थे सोसाइटी के, प्रीस्ट थे, सेनानी जो होते थे वो आर्मी के चीफ होते थे, और ग्रामीणी जो होते थे वो विलेज के चीफ होते थे। एक और चीज मुझे सेनानी से याद आ गई, आपको आप लिख लीजिएगा साइड में, एक साइड नोट बना के, एक ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं थी, बल्कि एक कहा जाए तो फिर एक मिलिटरिस्टिक, एक क्लैन टाइप थी, ट्राइब बेस जैसे कि मैंने बताया, सोसाइटी भी वैसी थी, और ये थोड़ा सा आर्मी भी इनकी प्रॉपर नहीं थी, इनकी कहा जाए तो फिर क्लैन बेस्ड आर्मी थी, ट्राइब बेस्ड आर्मी जिसको हम लोग कहते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको सोसाइटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों की ऋग्वेदिक इकोनॉमी और ऋग्वेदिक रिलीजन चलता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो साथियों अब हम लोग चलेंगे अपने अर्ली वैदिक एज के रिलीजन की ओर, जो कि हम लोगों के इस लेक्चर का लास्ट सेकेंड पार्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं बिना किसी देरी के कि किस तरीके से इसका रिलीजन वाला फील्ड चलेगा। आप यहाँ पे देखें कि ना ही मूर्ति पूजा होगी इस वाले टाइम में, और ना ही आप देखेंगे कि मंदिर एग्जिस्ट करेंगे। तो आप कहेंगे कि इसमें अगर मंदिर नहीं है, अगर मूर्तियां नहीं है, जैसे आज के समय में इन दो चीजों के अलावा पूजा हो ही नहीं सकती हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, तो होता कैसे था। आप इसमें देखेंगे कि आपके यज्ञ होते थे, जिसको आप आज के समय में यज्ञ जानते हैं, जो ओपन एयर में होते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, वन ऑफ द मोस्ट फेमस यज्ञ। तो यज्ञ या फिर यज्ञ जो भी आप कहें, या फिर यज्ञ भी कह सकते हैं, जो भी आप कहें। और इसमें आप देखिए कि नेचुरलिस्टिक पॉलीथिज्म, पॉलीथिज्म मतलब कई सारे भगवान, और नेचुरलिस्टिक यानी आप यहाँ पे देखेंगे कि फायर की पूजा हो रही है, वाटर की पूजा हो रही है, पृथ्वी की पूजा हो रही है, स्टॉर्म्स की पूजा हो रही है, विंड की, वायु की। तो इसी तरीके से आप देखें कि हर चीज की पूजा हो रही है नेचुरलिस्टिक टर्म्स में, ठीक है। अब देखते हैं मेन गॉड्स क्या है। हम लोग को इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है, रिलीजन देखना है, रिलीजन में उतना ज्यादा नहीं, अर्ली वैदिक एज के इवन आप इकोनॉमी में भी जाएंगे तो बहुत छोटा सा पार्ट है, बस 2 मिनट की चीज है, जल्दी से देखते हैं। लिख लीजिए, जितने इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा, बाकी ये तीन तो बाकी स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट है। इंद्रदेव ये वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट है भगवानों में से, इनका नाम पुरंदर भी है, माघवान भी है, और विरजराम भी है। ये सारे के सारे आपको चीजें याद रखनी है, उनको 250 से ज्यादा हाइम्स केवल इनको डेडिकेटेड है ऋग्वेद में। उसके बाद है अग्नि, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड है, और ये अर्थ और हेवन के पुत्र हैं। और अगर कोई अर्थ और हेवन, पृथ्वी और ऊपर स्वर्ग, इसका कोई अगर कहा जाए तो फिर मिक्सचर है, या फिर कहा जाए तो उसका एक बेटा है, यानी उसका एक मिक्सचर है, तो उसके बीच का जो कहते हैं कि ब्रिज होगा, वो भी यही होंगे, तो अग्नि उसके बीच का ब्रिज है। उसके बाद आते हैं वरुण, जिनका है मेन काम वाटर का, और ये थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इनका रीतियों के पीछे भी इनका काम चलता है, कॉस्मिक ऑर्डर को देखना भी इनका ही काम है। और आपको फिर आता है सोम। अब यहाँ से जितना ब्लू वाले पेन से मैंने ब्लू वाले मार्कर से लिखा है, ये सारे उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेन इंपॉर्टेंट 3 ये। सोम ये मेन प्लांट्स के गॉड हैं, और कहा जाए तो फिर इनको द वाइज गॉड के नाम से भी जाना जाता है, जो पोएट्स को, कवियों को इंस्पायर करते हैं हाइम्स लिखने के लिए, और ये ब्राह्मण्स के स्पेशल गॉड भी माने जाते हैं। आगे हम लोग आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि याम जो होंगे वो मृत्यु के प्रभु होंगे, रुद्र होंगे आपके हर्ब्स के, जो कि बीमारियों को ऐसे एक कहा जाए तो एरो की तरह बीमारियों का वध करेंगे। फिर सूर्य आएंगे लाइट के, और जो डार्कनेस को भगाएंगे। फिर आएंगे उषा, जो डॉन के होंगे, सुबह की रोशनी के लिए। सिनेवली चिल्ड्रन के लिए। फिर यहाँ पे आते हैं सावित्री, जिनको गायत्री मंत्र भी डेडिकेटेड है उसके, और ये थोड़ा सा सोलर गॉड की फील्ड में आप देखेंगे। पृथ्वी आएंगे आपके, अर्थ गॉडेस आएंगे, यहाँ पे गॉड लिखा, गॉडेस ऐड कर लीजिएगा। फिर आएंगे वायु, विंड के, और विष्णु, जो कि हैं तो वैसे बेनेवोलेंट गॉड माने जाते हैं, एक अच्छाई के प्रभु, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी उनके उतने ज्यादा है नहीं है, तो बहुत ज्यादा इनफ्रीक्वेंट गॉड है, उतने ज्यादा आप देखिए कि बार बार नहीं आएंगे आपके टेक्स्ट में ऋग्वेद में। फिर आएंगे आपके मारुत्य, जो कि स्टॉर्म्स की कहा जाए तो फिर एक पर्सोनिफिकेशन है।
फिर आएंगे आपके अश्विन, जो दो दो गॉड्स हैं, ट्विन गॉड्स हैं, इनमें से फर्टिलिटी और वॉर को ये लोग देखेंगे। तो ये थे आपके भगवान। उसके अलावा आप देखेंगे कुछ डेमी गॉड्स भी हैं, जिसमें अप्सराएं आप देखेंगे जो मतलब मिस्ट्रेस ऑफ गॉड हैं। फिर आएंगे आपके गांधर्वास जो म्यूजिक का देखेंगे। फिर आएंगे आपके विश्वदेवास जो कि इंटरमीडिएट या फिर कहा जाए तो स्वर्ग, जहाँ पे गॉड्स का वास है और जो पृथ्वी है उसके बीच का इंटरमीडिएट काम। फिर आएंगे आपके आर्यमन जो कि बेसिकली आपके मैरिज और जो कहा जाए तो आर्यों के जो बीच के जो कहा जाए तो फिर जो लॉ बैठेंगे या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बैठेंगे या फिर कुछ एक तरीके से मैरिज के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उस सब का काम देखेंगे आर्यमन। एक चीज याद रखनी है, इसमें मीट ईटिंग जैसा कि मैंने पहले भी बताया ये अलाउड था और हम लोग को ये ऋग्वेदिक टेक्स्ट से देखने को मिलता है। बट गौ माता का गौ माता का ईट नहीं काटा जाता था, उनको मारा नहीं जाता था, उनको खाया भी नहीं जाता था, क्योंकि वो अघन्य थी और उनको एज मदर ही माना जाता था, तभी गौ माता भी नाम पड़ा। तो कैटल के आप देखेंगे कि कैटल को छोड़ के एनिमल्स का आप देखेंगे कि मीट ईटिंग भी होता था और सैक्रिफाइस भी होता था। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम लोग चलेंगे ऋग्वेदिक इकोनॉमी की ओर, लेकिन तब तक के लिए हम लोग आपको ये चीज नहीं भूलनी है जैसा कि हम लोग अपने लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो साथियों अब हम लोग चलेंगे अपने इकोनॉमी की ओर कि किस तरीके से अर्ली वैदिक एज या फिर ऋग्वेदिक एज में इकोनॉमी का काम चलता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि पैस्टोरल सोसाइटी थी। ऑब्वियस ही बात है कि पैस्टोरल सोसाइटी थी, इसमें कैटल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और मेनली कैटल हर्डिंग का यहाँ पे बिजनेस चलता था, क्योंकि कैटल गौ माता को इसमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी दी जाती थी, ऑनर भी दिया जाता था और इस वजह से भी कैटल हर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग थी। उसके बाद जो आपकी कैटल रहेगी वो एक मेजरमेंट ऑफ वेल्थ भी था। अगर आपके पास लाखों निष्क हैं या फिर आप यहाँ पे देखेंगे हाँ ये निष्क लिखा है, ये गोल्ड करेंसी होती थी लेकिन ये उतनी ज्यादा प्रेवलेंट नहीं थी, मेन तो कैटल ही थे। अगर आपके पास बहुत सारे निष्क है लेकिन आपके पास कैटल नहीं तो आप तब भी गरीब ही माने जाओगे। इस वजह से आप देखोगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स भी जो था वो बहुत कम था। बहुत कम का होता, बहुत कम था। ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत कम था, मेनली पैस्टोरल सोसाइटी थी और कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज भी नहीं हुआ करती थी। तो यानी प्रॉपर्टी यहाँ पे उतनी ज्यादा मतलब ऋग्वेद में प्रॉपर्टी की उतनी ज्यादा बात नहीं की जा रही है। आप देखेंगे आगे कि यहाँ पे जो ट्रेड भी होता था, जो सामानों का आदान प्रदान होता था, वो भी बार्टर ट्रेड के अकॉर्डिंग ही होता था, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी वाज या फिर मोस्ट कॉमन करेंसी वाज कैटल। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो उस जमाने के जो पास टाइम्स होते थे यानी खेल वगैरह, उसमें चैरियट रेसिंग जो होगा आपका रथों की जो रेसिंग होती थी और जो डाइसेस के साथ खेलना होता था वो कॉमन पास टाइम्स होते थे। आयरन उतना ज्यादा फेमस था नहीं और कॉपर उस समय काफी ज्यादा फेमस था। आगे आप देखेंगे कि इस समय में कोई एक फिक्स रेवेन्यू सिस्टम नहीं था और वॉलंटरी जो लोग अपना टैक्स या फिर अपने गिफ्ट देते थे स्टेट को, वो होता था आपका बलि। इसी तरीके से जो गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता था वो किसी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता था बल्कि ग्रुप लेवल पे होता था। सेम वे दान और दक्षिणा जो होता था वो आपको प्रीस्ट के लिए होता था और मेनली जो उनका स्पिरिचुअल वर्क होता था, जो उनकी सेरेमनीज वगैरह होती थी यज्ञों के लिए, इस वजह से उनको दान दक्षिणा भी दी जाती थी। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर फॉलो होता था। मैंने आपको प्री हिस्ट्री वाले लेक्चर में बताया था कि जैसे अगर हम लोग एक समय पे एक जगह पे एक फील्ड में बहुत लंबे समय से काम करें तो उस जगह को जला के दूसरी जगह को साफ करके स्लैश एंड बर्न करके एक पहले काटो फिर वहां पे लगाओ अपनी फील्ड, जब वो अनफर्टाइल हो जाए उसको जला दो दूसरी जगह जाओ, ऐसे करके शिफ्ट कर दो। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर परफॉर्म होता था इस वाले टाइम में। और बार्ले और याव याव उसका नाम टाइटल दिया गया है बार्ले का ही, तो बार्ले ही याव है। तो बार्ले के या फिर याव के अलावा कोई और ग्रेन का यूज इसमें नहीं बताया गया है। मेटलर्जी भी बहुत कम यूज हुआ है इसमें। और वुडन प्लोज होते थे, जो हल होते थे वो वुड के होते थे ना कि मेटल के। और इसमें आप देखेंगे कि फाल हो गया, लंगल हो गया और सिरा हो गया, ये सब आपके वुडन प्लो होते थे। उसके बाद आप जैसे कि मैंने आप भी बताया कि आयरन का ये लोग उतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं था बल्कि कॉपर से फेमिलियर थे। सेम में मेटलर्जी पे भी बहुत कम फोकस था। उर्वजीत इंद्र जी का ही एक स्वरूप था जो कि फर्टाइल फील्ड के मेन विनर थे। साथ ही में लास्ट में क्षेत्रपति जो थे, क्षेत्रपति ये आपके गार्डियन गॉड होते थे एग्रीकल्चरल फील्ड्स के। इसके अलावा हम लोगों के लिए अर्ली वैदिक एज में ट्रेड के मामले में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इकोनॉमी के मामले में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेटर वैदिक एज यानी जो आपके बाकी सारे वेदों का एज है उसको कवर करेंगे और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज के लिए हम लोग अर्ली वैदिक एज को और वैदिक जो हम लोग का एज था एज होल
आर्यन एज को और आर्यंस कौन थे, हम लोगों ने सारी चीजें कवर की। एक अच्छा सा लंबा लेक्चर था, लंबा था लेकिन बहुत इंफॉर्मेशन से भरपूर था। आई होप आपको मजा आया होगा। जैसा भी आपको लगा हो कमेंट से कमेंट करिएगा, और कोई भी चीज़ अगर आपको मिसिंग लग रही है, डाउट लग रही है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा आपको बतानी है तो आप कमेंट से डाल सकते हैं, यू आर फ्री टू शेयर। तो फिर इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेटा वेरिएशन को पढ़ेंगे। जय हिंद।